हाँ, तो आज आप लोगों का टॉपिक है, आज का हमारा जो विषय है वो है हेल्थ एंड डिजीजेज। हेल्थ एंड डिजीजेज ये ब्लॉक 5 का है और यूनिट 22। तो इसमें आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर है इसका, जो हमने इसका प्लानिंग करी है कैसे समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज गुड हेल्थ, डिजीजेज एंड टाइप ऑफ डिजीजेज। अब डिजीज क्या है, इसको कैसे जानेंगे। डिजीज जनरली हम लोग सोचते हैं कि बीमार पड़ना होता है, हम दिखाई देते हैं, हमें सिम्टम्स अपीयर होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, कुछ एक्सटर्नल हमें चेंजेस दिखाई देते हैं, फिजिकल चेंजेस, शरीर में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, तब हमें महसूस होता है कि हम बीमार हैं। अब बीमारी भी अगर बात करते हैं तो दो तरह की होती है। एक होती है जेनेटिक डिजीजेस और एक होती है जो आपकी पैथोजेनिक डिजीजेस होती हैं, जो किसी इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। किसी भी तरह का इन्फेक्शन वो एक्सटर्नल होता है, उसके लिए बाहरी जो फैक्टर्स हैं वो बाहरी कारक होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पैथोजेनिक कहते हैं इन्हें, या पैरासिटिक कहते हैं। इस तरह की डिजीजेस होती हैं। तो ये डिजीज जो टर्म है ये मेडिकल टर्म है। डिजीज जब हमें उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जब हमें उसके साइन दिखाई देते हैं, तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी देर हो चुकी होती है। क्योंकि बीमारी से पहले जो साइंस दिख रहे हैं, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, उससे कम से कम 4 दिन या हफ्ते भर पहले कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आकर सेटल डाउन होता है। जैसे बैक्टीरिया या वायरस। जब बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में आता है तो सबसे पहले हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी होती है, वो लड़ना शुरू करती है बीमारी से या उस पैथोजन से या उस पैरासाइट से। तो लड़ाई शुरू करती है। लड़ाई में अगर हम जीत जाते हैं तो बीमार नहीं पड़ते हैं, पर अगर लड़ाई में पैथोजन जीत जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं। बीमारी जब शुरू होती है तो उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसके हिंदी में उसको कहते हैं लक्षण। उसके लक्षण देने शुरू होते हैं। कभी बुखार आता है, कभी खांसी आती है, कभी दर्द होता है। इस तरह के अनेक बाहरी कारक दिखाई देते हैं हमें, बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं बीमारी के। तो अगर भी वैसे भी बात करें कि बीमारी क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं आप स्लाइड में, a disease is a particular abnormal condition that negatively affect the structure or function of all part of an organism and that is not due to any immediate external injury. अब यहाँ पे आपने एक टर्म और देखा, इमीडिएट एक्सटर्नल इंजरी। कोई भी बीमारी हमें हो रही है, उसके हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो हमें किसी इंजरी की वजह से दिखाई दे रहे। कोई चोट लगी है, चोट लगी होने से भी बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन होते हैं। पर अगर कई बार क्या होता है, चोट नहीं लगती है, कोई भी बाहर से हमें वुंड नहीं होता है, घाव नहीं होता है, फिर भी हमें तकलीफ होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो ये पैथोजेंस हैं या पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, वो जो वातावरण में हर वक्त रहते हैं, एटमॉस्फेयर में, हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो हमारी नाक से चले जाते हैं हमारे लंग्स में, थ्रोट से होते हुए लंग्स में चले जाते हैं, और वहाँ जाकर के वो खाते पीते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उनमें 1 से 2, 2 से 10 इस तरह से बढ़ते जाते हैं। और हमें जब वो ज़्यादा हो जाते हैं शरीर के अंदर, तब हमें बीमारियां दिखाई देना शुरू होती हैं। अब आप उसके बाद देख रहे हैं, डिजीज आर often known as a medical condition that are associated with specific symptoms and signs. कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं। डिजीज क्या है? मेडिकल टर्म, जो हमें स्पेसिफिक साइंस दिखाई देते हैं या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, या बाहरी हमें किसी तरह का, जैसे छींक आने लगेगी, बुखार आने लगेगी। जब छींक और बुखार आती है तब हमें महसूस होता है कि हम बीमार हैं। जब तक छींक और बुखार नहीं आती तब तक हम सोचते हैं हम बीमार नहीं। जबकि बीमार ऑनसेट डिजीज जो हमारे शरीर के अंदर है, वो कम से कम 1 हफ्ते पहले आ चुकी होती है।
अब डिपेंड करता है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर कि हम कितने स्ट्रांग हैं। अगर हम स्ट्रांग हैं तो बीमारी हमें नहीं होती है, ऐसे हो जाता है। अब डिजीजेस की बात करें तो आपने इससे पहले एक टर्म सुना था एलर्जी, जिसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। आप देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट में देख रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जीज लिखा हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा हम सेंसिटिव होते हैं, मतलब वो अगर हमें दिखाई देती है तो हमें तकलीफ होती है। तो जैसे जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं एलर्जीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, रैशेस हो जाते हैं, या कहीं खुजली होती है, धब्बे पड़ जाते हैं, रैशेस आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं एलर्जी। इसे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी कहा जाता है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि किसी इस तरह की बाहरी चीज से, जैसे अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे बैक्टीरिया या वायरस नहीं आता है, यहाँ पे किसी तरह का फंजाई भी हो सकता है, कोई पॉलन ग्रेन भी हो सकता है, पॉलन भी हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इस तरह की बाहर चीजों से या किसी तरह के केमिकल से, जो एटमॉस्फेयर में बहुत तरीके का पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण की वजह से अगर माहौल में, हमारे एटमॉस्फेयर में किसी तरह के बहुत ज्यादा कोई गैसेस हैं या कोई केमिकल्स हैं, तो उनसे भी हमें एलर्जी होती है या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है। फिर आप देख रहे हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जेनेटिक होते हैं, मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं हमारे शरीर में। हमने उसकी वजह से हम जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि हमारे पेरेंट्स होते हैं या एंसेस्टर होते हैं। कभी उनको रही होगी कोई बीमारी इस तरह की, तो वो हम कैरी ऑन कर रहे हैं। बीमारी क्या है? वो उसको रोग कहते हैं, क्योंकि उससे हम अलग नहीं हो सकते, उसके साथ हमें जीना पड़ता है। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो हमें उसके साथ जीना पड़ता है। उसको हम किसी तरह से कोई दवाई खा के या एंटीबायोटिक खा करके रिमूव नहीं कर सकते, उसको हम जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, आर्थराइटिस है, और आपका ये डायबिटीज है, ये सारी चीजें कैसे हैं? ऑटोइम्यून। आर्थराइटिस की वजह से कोई इन्फेक्शन नहीं होता है कि हमें कोई बैक्टीरिया या वायरस बाहर से इन्फेक्ट कर रहा हो, या जब हमें डायबिटीज होती है तो कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी खुद इंसुलिन बनाना कम कर देती है और शुगर का डाइजेशन खत्म हो जाता है। शुगर हम लेते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती है, तो हमें शुगर डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये सारे डिसऑर्डर क्या कहलाते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं एफएसटी में, या आप बीएससी में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? आप क्या क्या इससे चीजें सीखेंगे? आपको क्या सिखाया जा रहा है? लिटरेसी पढ़ाई क्यों की जाती है? कि हम अवेयर हों। अब इससे हम क्या सीखेंगे इस टॉपिक को पढ़ करके? कि गुड हेल्थ क्या है, अच्छी हेल्थ क्या है। पहले हमने बात की थी बैलेंस डाइट की, तो बैलेंस डाइट होगी तो गुड हेल्थ अपने आप होगी। फिर उसके बाद हम डिफरेंस करेंगे कि इन्फेक्शनस डिजीजेस क्या होती है और नॉन इन्फेक्शनस, मतलब जो संक्रामक डिजीजेस होती हैं वो क्या है, और जो बिना संक्रमण के फैलती हैं वो डिजीजेस क्या है, वो बीमारियां क्या है, उनके बारे में हम डिफरेंस कर पाएंगे। फिर अब जैसे कॉमन एक गांव में या कहीं भी आप समझ लीजिए, पुराने जमाने में बिलीव थी कि जब मेजल्स होती थी तो हम लोग कहते थे देवी जी हो गई हैं। खसरा होता था तो बड़ी देवी, छोटी देवी, इस तरह की बातें कही जाती थी। तो ये क्या है? कॉमन बिलीव है हमारी, हमारे एक धारणा बनी हुई है। और एक आज की बात नहीं है, पुराने जमाने से चलती चली आ रही है। हमारे पेरेंट्स कहते थे, उनके पेरेंट्स कहते थे, उनके पेरेंट्स कहते थे, और आज तक ये धारणा चली आ रही है। अभी भी गांव वगैरह में जाइए तो लोग ट्रीटमेंट दे देते हैं बीमारी का, बीमारी के लिए। हाँ, वो क्या करते हैं कि ये देवी जी हैं और उनका दूसरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। पर वो फिर भी अवेयर थे कि वो ये जानते थे कि ये बीमारी संक्रामक है, अगर एक व्यक्ति को हुई है तो दूसरे को फैलेगी, तो उससे डिस्टेंस बना के रखते थे, दूरी बना के रखते थे। और आज भी आप देख रहे हैं जो संक्रामक बीमारियां हैं उनमें क्या होता है कि हमको दूरी बनानी होती है, एक दूसरे से बीमार व्यक्ति से दूर रहना होता है। तो कई मामलों में वो चीजें एक धारणा थी, अनसाइंटिफिक चीजें थी, वैज्ञानिक कारण नहीं थे, पर फिर भी कुछ मामलों में वो बहुत साइंटिफिक भी थी।
जैसे नीम की पत्ती का प्रयोग करते थे, नीम की पत्ती एंटीबायोटिक होता है। तो इस तरह से ये पुरानी धारणाएं थी। अब उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, उनमें अंतर पाएंगे कि जो पुरानी धारणाएं थी उनमें क्या कुछ साइंटिफिक था या सब खाली ढकोसला था, या आज हम जो सोच रहे हैं मेडिकल टर्म में, तो उनके हमें ट्रीटमेंट्स कैसे लेने हैं। तो दोनों चीजों में हम अंतर कर पाएंगे। अवेयर होंगे कि डिजीज जो आ रही है, जो बीमारियां आ रही हैं, या जो बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, विषाणु हैं, उनको हम किस तरह से उनकी डिस्कवरी हुई है, उनको कैसे जाना गया है, और वो बीमारी हमारे शरीर में किस तरह से कॉज करती है, किस तरह से हमारे शरीर में आकर के वो बीमारी पैदा करती है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें आप इस चैप्टर को पढ़ के जानेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, उद्देश्य यही है। अब गुड हेल्थ की बात करते हैं। पहले आपसे बात की थी बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट कैसे, बैलेंस डाइट तो आप जान गए क्या है, गुड हेल्थ क्या है। देखिए लिखा हुआ है, 3 कोटेशंस आप इसमें देख रहे हैं। पहला कोटेशन है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हार्मनी ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी शरीर, माइंड दिमाग, स्पिरिट आपको दिखाई नहीं देती है, हमको भी दिखाई नहीं देती है। स्पिरिट क्या है, अगर हम ऐसे बात करें तो हम उसकी कोई पिक्चर नहीं हमारे पास है, कोई खाली फील है, हम अंदर से महसूस करते हैं। तो शरीर, दिमाग और स्पिरिट के साथ जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, तो उसको अगर और बैलेंस बना करके अच्छी तरह से सरवाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, जिंदा हैं, तो उसे कहेंगे कि हम हेल्दी हैं। दूसरा कोटेशन आप देख रहे हैं, टू इंश्योर गुड हेल्थ, ईट लाइटली, ब्रीथ डीपली, लिव मॉडरेटली। ये 3 चीजें आप देख रहे हैं। खाना हल्का खाएं, सांस गहरी लें और एक्टिव रहें। अगर हम एक्टिव रहेंगे तो हम हेल्दी हैं। हल्का खाना खाएंगे, जितनी ज़रूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी कैलोरीज हम कंज्यूम कर सकते हैं उतनी कैलोरीज लें, और गहरी सांस लें। सांस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, सारा योगा प्राणायाम सांस के ऊपर डिपेंड करता है। और मॉडरेटली एक्टिव रहें जिंदगी में। इसके साथ साथ कल्टीवेट चेयरफुलनेस एंड मेंटेन अ इंटरेस्ट इन लाइफ। कल्टीवेट माने हमें अपने आप में पैदा करना है। क्या पैदा करना है, खुश रहना, हैप्पी रहना। खुश रहेंगे तो हमारी हेल्थ अपने आप अच्छी, क्योंकि मेंटली हम खुश होंगे। और मेंटेन अ इंटरेस्ट इन लाइफ, कुछ ना कुछ जिंदगी में जो वक्त है उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव चीजों में लगाएंगे तो हम खुश रहेंगे, तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। फिर है फिजिकल फिटनेस इज द फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ हैप्पीनेस। अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हम जरूर खुश रहेंगे। इस तरह से आप कुछ कोटेशंस देख रहे हैं। फिर हेल्थ की अगर मीनिंग देखें यहाँ पे आप, एक तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या डेफिनेशन दी है, और मेडिकल टर्म में हेल्थ क्या है ये आप देख रहे हैं। हेल्थ इज अ स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय एनाटॉमिक, physiologic and psychological integrity, ability to perform personally valued family, work and community roles, ability to deal with physical, biological, psychological and social stress. हेल्थ क्या है, हेल्थ ये है कि एनाटॉमिक मीन्स क्या होता है, एनाटॉमी और मार्फोलॉजी। जब हम शरीर की बात करते हैं तो एनाटॉमी और मार्फोलॉजी 2 टर्म आते हैं। अगर एनाटॉमी की बात करते हैं तो वो इंटरनल हमारे जो ऑर्गन्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। मार्फोलॉजी मीन्स होता है एक्सटर्नल या बाहरी, हम शरीर में बाहरी कैसे दिखाई दे रहे हैं। बाहरी जैसे आप देखते हैं कॉमन हम लोग के क्या फीचर्स हैं, आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर, यही कॉमन चीजें हैं। 2 होती हैं आंखें, कान 2 होते हैं, नाक 1 होती है। इस तरह से कॉमन एक फीचर है, वो सब में होता है। तो एक्सटर्नली अगर हम किसी को एनालाइज करते हैं तो उसे कहते हैं मार्फोलॉजी, इंटरनली एनालाइज करते हैं तो उसे कहते हैं एनाटॉमी। और फिजियोलॉजिकली मीन्स होता है कि जो हमारे अंग हैं शरीर के अंदर वो किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, किस तरह की हरकत कर रहे हैं। खाना हमारा जा रहा है तो कैसे पच रहा है, सांस हम ले रहे हैं तो कैसे सांस ले रहे हैं, ये सारी चीजें आती हैं फिजियोलॉजिक में। और साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी,
हम सोच कैसा रहे हैं, हमारी सोच कैसी है, क्या हम गलत सोच रहे हैं, क्या हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्या हम नेगेटिव सोच रहे हैं। सोच का असर शरीर के ऊपर पड़ता है। जैसा सोचते हैं वैसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं वैसा हमारा बिहेवियर होता है। बिहेवियर में खाना भी आता है। अगर हमारे अच्छे हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो हम खुश होकर के खाना खाते हैं। अगर नहीं सिक्रीट हो रहे हैं हैप्पी हार्मोन्स तो हम खाना खुश होकर नहीं खाएंगे। खुश होकर नहीं खाएंगे तो खाने का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें देखिए, इंटीग्रिटी लिखा हुआ है, सारी चीजें कितना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम एक चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एक चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो हमें पूरी प्रॉपर हेल्थ नहीं मिल रही है। और अगर हम हेल्दी होंगे तो हम अपनी फैमिली के, सबसे पहले तो हम पर्सनली अपने को अच्छा फील महसूस करेंगे, हम अपने लिए अच्छे काम करेंगे, फिर परिवार के लिए, और उसके बाद हमारा रोल होता है कम्युनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए। तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे, तभी हम हेल्दी हैं। WHO ने इसकी डेफिनेशन दी है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस एंड इन्फ्लेमेशन। इसमें आप देख रहे हैं ये इन्होंने 1948 में दिया था डिजीज, WHO ने डिजीज के बारे में, हेल्थ के बारे में एक दिया था कोड। तो इसमें क्या है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग तो आप जानते हैं, आपसे भी पहले डिस्कस किया है। फिजिकल एक्सटर्नल, मेंटल जो दिमाग होता है, और सोशल जो हम जहाँ सराउंडिंग में रहते हैं वो सारी चीजें। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी का पैर खराब है या किसी का हाथ खराब है या किसी की आंखें खराब है, ये तो हमारे क्या है, इस तरह से अगर हम होंगे, कोई भी व्यक्ति होगा तो उसे कहा जाएगा, क्या कहेंगे उसको, डिसेबल कहेंगे। क्योंकि किसी भी तरह की अगर कोई कमी है तो वो उसका टोटल जो आउटपुट होता है वो कम हो जाता है। तो वो तो डिसेबिलिटी है, या उसको अपंग कहा जाता है। आजकल दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो वो भी एक तरह, वो डिजीज नहीं है, वो हमारे नेचुरली बनी हुई चीज है, या किसी एक्सीडेंट में हो गया था तो इसलिए। तो उसको, और अब यहाँ पे हेल्थ को और उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये आपको जानना है। पहले आपने डिजीज और ऑटो इम्यून डिजीज, एलर्जी में डिफरेंस देखा। अब यहाँ पे हेल्दी पर्सन और डिसेबल्ड पर्सन में क्या डिफरेंस। डिसेबल्ड पर्सन भी हेल्दी हो सकता है क्योंकि वो अपने काम कर रहा है, वो मेंटली स्ट्रांग है, और वो सोसाइटी में अच्छे से मूव कर रहा है, उसे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वो भी हेल्दी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एक हेल्थ का। अब हेल्थ में बार बार हम लोग बात कर रहे हैं स्पिरिट की या मेंटल हेल्थ की। सबसे ज्यादा इग्नोर जो चीज है वो है मेंटल हेल्थ। हम लोग खाते हैं, पीते हैं, घर में रहते हैं, बाजार चले जाते हैं, कपड़े ले आते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, बस इसी में सेटिस्फाई रहते हैं। हमें लगता है कि हम परफेक्ट है, हमें कोई कमी नहीं है। पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो मेंटल हेल्थ। मानसिक तनाव अगर है तो आदमी कभी भी मेंटली हेल्दी नहीं होगा। मेंटल, आजकल आपने काफी सुना है, देखिए जो सुसाइड वगैरह होते हैं वो कई बार इस वजह से भी होते हैं कि आदमी मेंटली डिप्रेस था, या उसे कुछ करना था वो नहीं कर पा रहा है। तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इमोशंस को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। स्ट्रेस को, तनाव को किस तरह से हैंडल कर सके, हम दूसरे के साथ किस तरह से समाज में व्यवहार कर सके। अब यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सारी चीजें, काफी कुछ दूसरे के हाथ में होती है, समाज के हाथ में, और काफी कुछ अपने हाथ में। हम अपने को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये बच्चे पे तो हम, जब चाइल्डहुड होता है, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम उन्हें डायरेक्ट करते हैं, बेटा ऐसा कर लो, बच्चा ऐसा कर लो, वो सीखता है। पर धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसके हार्मोन जो डेवलपमेंट्स होते हैं, हार्मोन चेंजेस होते हैं, अडल्टहुड में जाता है, टीनेज के बाद, तो वो चेंजेस जो होते हैं वहाँ पे वो अपना एक वो पर्सनालिटी डेवलप करता है, अपने आप को जानता है। और उस समय जरूरी होता है कि वो पॉजिटिव सोचे, क्रिएटिव हो और एक्टिव हो, सोसाइटी में किसी ऐसे कॉज के साथ जुड़ जाए जो उसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी हो। और अब हम लोग मेंटल हेल्थ में देख रहे हैं साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। इसमें आप कुछ चीजें देख रहे हैं,
लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस, जब कोई बहुत समय तक दुखी दुखी दिखाई देता है, दुखी रहता है और इरिटेबल होता है, मतलब चिड़चिड़ाता है, तो इसका मतलब है उसे कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम है। एक्सट्रीमली हाई एंड लो मूड्स, कभी आप अचानक खुश हो जाएंगे और कभी अचानक दुखी हो जाएंगे। बैलेंस नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि कब खुश होना है कब दुखी होना है, पर मूड स्विंग कर रहा है, अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो उस समय भी ये जो साइंस है ये पुअर मेंटल हेल्थ के हैं। एक्सेसिव फियर, वरी और एंजाइटी, जब बहुत ज्यादा डर है किसी चीज से, जैसे आजकल सारे बच्चों को कोरोना फियर, बच्चों को नहीं हम सभी को कोरोना फियर था, हम लोग डर रहे थे, अभी भी डर रहे हैं, बाहर नहीं जाते हैं, डिस्टेंस बना के रखते हैं। एंजाइटी, और उन चीजों की वजह से क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे। पहले फियर हुआ, फिर वरी हुई और उसके बाद एंजाइटी हो गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि माहौल कितना बड़ा। हाँ बोलिए पूजा दिवाकर। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से आप फियर है, वरी है और एंजाइटी है। कोरोना का एग्जांपल आपके सामने है, आप लोग रोज देख रहे हैं, 6 महीने से ये लगातार स्थिति बनी हुई है हमारे समाज की, हमारे घर की, हमारे देश की, हमारे संसार की, ये स्थिति बनी हुई है। तो ये किस तरह से हम लोगों को नेगेटिव होते चले जा रहे हैं हम लोग इन चीजों की वजह से। तो उससे हमें हटना है, हमें पॉजिटिव होना, हमें सोचना है कि नहीं, जो समय आज है वो खत्म होगा, अच्छा वक्त आएगा। फिर सोशल विड्रॉल, हम अपने आप जब सोसाइटी से अपने आप को अलग कर लेते हैं, हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उस पर दुनिया की नजर है, हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, दुनिया वाले उसे देख रहे हैं। और धीरे धीरे हम अपने शेल के अंदर, जैसे आपने देखा है घोंघा होता है या कछुआ होता है, वो एक शेल से कवर्ड रहता है, वैसे ही हम लोग कवर होते चले जाते हैं, अपने आप को अंदर करते चले जाते हैं, बंद होते चले जाते हैं। तो सोशल विड्रॉल बहुत सीवियर सिम्टम है और इस समय आदमी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है। उस डिप्रेशन को खत्म करने के लिए उसे दोस्तों की जरूरत होती है, उसे सोसाइटी में मूव करने की जरूरत होती है, और वो जरूरी है, तभी आप हेल्दी रहेंगे मेंटली। इसके अलावा जो नीचे का आपने देखना है, ड्रास्टिक चेंजेस इन ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स। इस तरह से क्या होता है, जब डिप्रेशन आपको बढ़ जाएगा या हमको बढ़ जाएगा डिप्रेशन, तो हम क्या करेंगे, या तो ओवर ईटिंग करेंगे या खाना छोड़ देंगे। कुछ लोग क्या होते हैं, जब उनको बहुत ज्यादा घबराहट होती है या किसी तरह का फियर होता है, तो उनको डिप्रेशन होता है, तो वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, खाते ही चले जाते हैं, या फिर खाने से बिल्कुल नफरत हो जाती है, खाना छोड़ देते हैं। तो ये भी दोनों मेंटल डिजीजेस में आता है, दोनों मेंटल डिजीजेस, ज्यादा खाना भी और कम खाना भी। इसके अलावा स्लीपिंग हैबिट्स हैं, या तो सोते ही रहेंगे या रात रात भर जगते ही रहेंगे, ना उनका कोई बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं है, ना सोने का वक्त होता है ना जगने का वक्त होता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो आप देख रहे हैं, ये पुअर मेंटल हेल्थ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डिजीज एंड इलनेस, दो चीजें हैं। इलनेस फीलिंग होती है, डिजीज बीमारी होती है। बीमारी आपको बताया ना, जैसे अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर, इलनेस से हमें मालूम पड़ता है कि आदमी डिजीज है, बीमार है, या सिम्टम्स जिन्हें कहते हैं। यहाँ लिखा है अ डिजीज इज अ पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट इज नेगेटिवली इफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ all the part of an organism and that is not due to any immediate external injury। ये तो हमने पहले भी डिस्कस की थी, तो वही चीज शायद रिपीट हो रही है। तो कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं होती है, पर हम बीमार होते हैं, और बीमार होते हैं तो हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फीलिंग ऑफ पेन, दर्द होता है, हमें अनकंफर्ट लगता है, हमें टेंशन होता है, वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है, आलस आता है। ये सारी चीजें जब शुरू होती हैं तो इसका मतलब है हमें कोई ना कोई परेशानी है, आइदर मेंटल और फिजिकल। तो हमें उस समय अलर्ट हो जाना चाहिए, हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि अगर हमें बीमारी है तो हम उससे कैसे निजात पाएं या उससे कैसे लड़ें, ये हमें उस समय। अब देखिए ये यहाँ पे एक छोटे 3 सर्कल्स दिए हुए हैं पिक्चर में, 3 सर्कल्स हैं, और इसमें दिखाया डिजीज क्या है, सिकनेस क्या है और इलनेस क्या है। तो ये आप देख लीजिएगा, इससे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आपके पास रहेगा, हम दे देंगे।
डिजीज एंड डिसऑर्डर। इसमें आप डिजीज तो आप यहाँ, डिजीज इज अ डेफिनेट पैथोलॉजिकल प्रोसेस हैविंग अ सेट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। डिजीज में बी कॉज्ड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस सच एज पैथोजन। जो बीमारी होती है उसमें हमें पैथोलॉजिकल, डेफिनेट पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या, वही वाली बात है जो आपको पहले बताया था, ईटियोलॉजी, एक टर्म है ईटियोलॉजी। जब हमारे शरीर में किसी तरह का पैथोजन या पैरासाइट इंटर करता है बॉडी के किसी पार्ट में कहीं से भी, तो वो जाकर के पहले इत्मीनान से बैठता है, उसको जो जगह अच्छी लगती है वहां वो सेटल डाउन होता है। सेटल डाउन होकर के वो वहां पे खाना शुरू करता है, खाना शुरू करता है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई शुरू हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है, और डिजीज के साइंस अपीयर होने लगते हैं, साइंस और सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये तो डिजीज हो गई। डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर्स भी जैसे कहीं स्वेलिंग आ जाएगी, कहीं दर्द हो जाएगा, कहीं कुछ एबनॉर्मल इफेक्ट्स दिखाई देंगे बाहर, वो चीजें बीमारी के डिसऑर्डर्स होते हैं। अब यहाँ पे डिजीजेस जो होती हैं बेसिकली दो तरह की होती हैं, बीमारियां दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं जो संक्रामक होती हैं और एक होती हैं जो संक्रामक नहीं होती। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं, जो संक्रामक डिजीजेज हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, उनको क्या देखिए कॉलम किए हुए हैं, दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है। द डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। दे आर स्प्रेड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस। अब इसमें आप देख रहे हैं जो संक्रामक डिजीजेज है, जो फैलने वाली डिजीजेज है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसको कहते हैं संक्रामक डिजीज। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं, और उन्हें हम पैथोजन या पैरासाइट भी कहते हैं। पैरासाइट माने वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट कर होते हैं, इसलिए उनको पैरासाइट कहते हैं। अब जैसे कॉलेरा है, मलेरिया है, HIV इन्फेक्शन है, ये सारी बीमारियां जो हैं ये संक्रामक है। और जो संक्रामक बीमारियां नहीं है वो कौन कौन सी हैं? ये दे आर कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये ट्रांसमिट नहीं होती हैं, पर ये क्यों होती हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे शरीर में गड़बड़ हो जाती है, या तो हार्मोनल प्रॉब्लम से या किसी चीज की डिफिशियंसी है, तो उसकी वजह से हो जाती है बीमारियां। डायबिटीज आपको मालूम ही है, गॉइटर मालूम ही है, कैंसर, ये सारी बीमारियां जो है वो संक्रामक नहीं है। अब बैक्टीरिया क्या है? अब ये जो बीमारियां दो तरह की हैं, ये मुख्य रूप से अगर ह्यूमंस की बात करें, आदमी की बात करें, मानव की बात करें, तो दो तरह की बीमारियां होती हैं हम लोग खास जिनसे परेशान रहते हैं। एक तो बैक्टीरिया से और दूसरा वायरस से। बैक्टीरिया क्या है? जिसे हिंदी में कहते हैं जीवाणु, और वायरस क्या है? विषाणु। दोनों की हिंदी के नेम है। अब बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, और बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले जब अमीबा बना था, प्रोटोजुअन्स आए थे, उसी समय बैक्टीरिया भी आए थे। जिस समय कार्बोनिफेरस पीरियड था, उसके बाद जब पानी बरसा था और दलदल बनी थी अर्थ के अंदर, तो दलदल ने सबसे पहले जो ग्रो किए थे वो बैक्टीरिया ही थे। और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और इतनी इनके जो हैबिटेट है ये इतनी ज्यादा है, कहीं भी ये सरवाइव कर सकते हैं। ये बर्फ में भी सरवाइव करते हैं, हॉट वाटर में भी सरवाइव करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हिमालय में भी मिलते हैं, और कहीं पे जैसे सल्फर स्प्रिंग्स होते हैं जहाँ पे सल्फर पाई जाती है, गर्म पानी निकलता है, उनके अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनको थर्मोफिल्स कहते हैं। तो और दलदल में भी पाए जाते हैं। तो इनकी हैबिटेट इतनी ज्यादा है, ये कहीं भी सरवाइव कर लेते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं इनकी। इसीलिए बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीजेस बहुत ज्यादा है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बीमारियां कॉज करता है। ठीक है, तो ये हो गया। ये आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक सिंगल सेल बैक्टीरिया है। जैसे आपने सिंगल सेल की बात की थी, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। ये बैक्टीरिया कैसा है? प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हमने इससे पहले पढ़ी थी। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें फ्लैजिला है, ये आप देख रहे हैं। फ्लैजिला से ये मूव करता है, मूवमेंट के लिए होता है। एक कवरिंग है जिसे कैप्सूल लिखा हुआ है, फिर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मिक DNA।
प्लाज्मिड डीएनए, इसमें जो डीएनए होता है एक सेंटर में है, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और एक प्लाज्मिड डीएनए भी होता है, इसमें दो पाए जाते हैं। साथ में साइटोप्लाज्म, फिर यहाँ पे आप छोटे छोटे सीलिया देख रहे हैं, ये भी मूवमेंट में, लोकोमोशन में काम आते हैं, चलने में काम आते हैं। फूड ग्रेन्यूल्स हैं, राइबोसोम से, राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये जो राइबोसोम्स है ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, पहले आपको बताया था। ये फूड ग्रेन्यूल्स है, ये क्रोमोसोमल डीएनए है, ये मेन डीएनए है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें बाहर से कवरिंग नहीं है, आप देख रहे हैं। अब ये देख रहे हैं इतने तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कितने सारे, देखिए ग्रुप में है, सिंगल है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये सिंगल है, ये डबल है, यहाँ देखिए मल्टीपल है, ये चेन में है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ये स्पाइरल है, इसमें देख रहे हैं आप टेल है इसकी, ये साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफॉइड कॉज करता है, इसमें देखिए कितने सारे सीलिया पाए जा रहे हैं चारों तरफ से, ये देखिए इसमें एक एंड पे 4-5 सीलिया पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब बैक्टीरियल डिजीजेस में आप देखें तो कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेस हैं ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, टिटनेस, टाइफॉइड, डिप्थीरिया, सिफिलिस और लेप्रेसी, ये कॉमन डिजीज। तो ये कॉमन डिजीजेस आप देख रहे हैं, बहुत कॉमन है, आप हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं, इन नई डिजीजेस नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया है, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब इसके सिम्टम्स भी आप देख रहे हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्रॉनिक कफ विद ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, फीवर, नाइट स्वेट एंड वेट लॉस। कफ बहुत होता है, कई बार कफ की उल्टियां होती है तो उसमें ब्लड आता है, म्यूकस और फीवर, बुखार, रात में पसीना आता है, रात में पसीना आना भी ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम है, और वेट लॉस तो कंफर्म सिम्टम। फिर उसके बाद आप निमोनिया देख रहे हैं, ये स्ट्रेप्टोकोकस और सीडोमोनास से होता है। ये क्या करता है, प्रोडक्टिव और ड्राई कफ, चेस्ट पेन, फीवर एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। निमोनिया में सांस लेने में भी दिक्कत होती है, बुखार के साथ अगर छाती में दर्द होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है तो निमोनिया। टिटनेस, टिटनेस में क्या होता है, ये देखिए टिटनेस तो क्या होता है, आपको कहीं जैसे मान लीजिए हमको चोट लगी, तो चोट के ऊपर भी ये वाला जो बैक्टीरिया है क्लिस्ट्रीडियम टिटेनाई, ये इफेक्ट करता है, ये घुस जाता है और उसके बाद हमें टिटनेस कॉज करता है। इसीलिए एंटी टिटनेस इंजेक्शंस भी लगते हैं। कई बार क्या होता है, आपके जैसे चोट लग गई चाकू से या किसी चीज से, लोहे के औजार से, तो टिटनेस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं आप देख रहे हैं, मसल्स स्पैम, फीवर, स्वेटनिंग, हेडेक, और खाना खाने में दिक्कत होती है, गले में स्वेलिंग हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर एंड ब्लड जो ये हार्ट रेट होता है ये भी बढ़ जाता है, पल्पिटेशन होने लगता है। टाइफॉइड, ये देखिए साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफॉइड, इसमें भी हाई फीवर, वीकनेस, पेट में दर्द होता है, कब्ज हो जाता है, और सर में दर्द, और कभी कभी उल्टियाँ होती हैं। फिर आप देख रहे हैं डिप्थीरिया, इसमें ये बच्चों में ज़्यादा होता है डिप्थीरिया वगैरह। इसमें क्या होता है, गले में बहुत सी जैसे खराश हो जाती है, बुखार होता है, और ग्रे और वाइट कलर के पैचेस डेवलप हो जाते हैं स्किन में, और थ्रोट में दर्द वगैरह होने लगता है। इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं। फिर सिफिलिस है, फिर लेप्रेसी है। लेप्रेसी जिसे पहले जमाने में, आजकल तो बहुत कंट्रोल्ड है ये बीमारियां क्योंकि इनकी मेडिसिन आ गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, जो बैक्टीरिया से होती हैं, उनके लिए हम लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं। एंटीबायोटिक बाजार में आसानी से मिलते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो सबसे पहला एंटीबायोटिक था, उसका नाम था पेनिसिलियम। पेनिसिलियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, और सबसे ज्यादा आज भी उपयोग में आता है
ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रेसी जैसे डिजीजेस में इसका उपयोग आज भी करते हैं। ये पेनिसिलिन जो है एक तरह की फंजाई होती है, फफूंद होती है, फफूंद से बनाया गया था। तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। आजकल आप देख रहे हैं बहुत ब्रॉड रेंज आ गई एंटीबायोटिक की, बहुत सारे तरीके के एंटीबायोटिक मिलते हैं। तो जितनी भी ज्यादातर बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, सारी की सारी डिजीजेस जो होती हैं, तो जो हमारा ये एंटीबायोटिक्स जो है मार्केट में मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं वो क्योरेबल होती है। ज्यादातर बैक्टीरियल डिजीजेस को हम क्योर कर पाते हैं आसानी से, क्योंकि एंटीबायोटिक ले लेते हैं, एंटीबायोटिक लेने से बीमारी ठीक हो जाती है, एंटीबायोटिक का कोर्स कर लेते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं आजकल जो पुरानी बहुत ही पैंडेमिक थे, एपिडेमिक्स थे, पुरानी बीमारियां थी, लेप्रेसी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी बीमारियां आज बहुत कम देखने और सुनने को मिलती हैं, क्योंकि उनके एंटीबायोटिक आ चुके हैं। जबकि अब हम आते हैं वायरस में, वायरल डिजीजेस पे। अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना वायरस है, आपको मालूम है। वायरल डिजीजेस जो हैं इनके कोई भी एंटीडोट नहीं बने हैं, इनके लिए आपको वैक्सीन लेना पड़ता है। वैक्सीन बने हैं पर वो भी कंफर्म नहीं है, बहुत ही ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। वायरस डिजीजेस के लिए ज्यादातर हमें अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ती है। वायरस शरीर कुछ ऐसा बना हुआ होता है कि जब कोई भी बाहर का पैथोजन जाता है या कोई भी पैरासाइट जाता है, तो शरीर में जो रक्त में पाए जाने वाले WBC होते हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वही हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, और उसी की वजह से हम लोग हेल्दी रह पाते हैं। तो जब वायरस से हम लड़ना सीख जाते हैं, किसी भी नए वायरस से हम लड़ना सीख जाते हैं, तो इसका मतलब है उस वायरस से हम इम्यून हो गए, वो वायरस अब आगे कभी जिंदगी में हमें अटैक नहीं कर पाए। तो अब जैसे अभी कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में अभी लोग जानते नहीं है, अभी इम्यूनिटी हम लोगों में इतनी है नहीं, तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि लोग ज्यादा इफेक्टेड हैं, लोग ज्यादा मर रहे हैं, और जो भी कुछ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो हमारे लिए नया है। जब हमारा शरीर जान जाएगा, पुराना हो चुका होगा, तो हमारा शरीर उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगा। और एंटीबॉडी वायरस के ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में वैक्सीन आ जाएगा, या आप देखते हैं बच्चों को पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन कैसे बनता है? जब शरीर के अंदर हम पोलियो के कीटाणु डालते हैं तो वो लड़ता है, और जो एंटीबॉडीज बनाता है वो एंटीबॉडीज हम कलेक्ट करते हैं और वो हम बच्चे के शरीर में डालते हैं, जिससे कि बच्चा इम्यून होता है। तो यहाँ पे जो पुराना एक आयुर्वेद का थॉट है, विष विशेष्य औषधम, विष ही विष की दवा है, वो वायरस के साथ बिल्कुल सही बैठती है। वायरसेस और बैक्टीरिया में सबसे बड़ा अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है, और सबसे इम्पोर्टेंट अंतर है कि बैक्टीरिया तो कहीं भी पनप जाते हैं, सड़ी गली चीजों में भी पनप जाते हैं। आपको बताया था कि उसकी हैबिटेट की रेंज बहुत ज्यादा है, गर्म पानी, ठंडे पानी, बर्फ, दलदल, और कहीं भी वो पनप जाता है। सड़ी गली चीजों के ऊपर भी बैक्टीरिया पनपता है। पर वायरसेस बहुत स्पेसिफिक होते हैं। वायरसेस सिर्फ वहीं पनपते हैं जहाँ पे लिविंग सेल्स मिलती हैं, लिविंग के अंदर ही पनपते हैं। सड़ी गली चीजों के ऊपर वायरस नहीं पनपता है, नहीं ग्रो करता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। इसीलिए जो वायरल डिजीजेस होती हैं वो आइदर प्लांट और एनिमल, ह्यूमन, इस तरह से वायरल डिजीजेस होती हैं, क्योंकि वो लिविंग सेल्स में ही ग्रो करता है, उन्हीं को इफेक्ट करता है। और 1892 में इवानोव्स्की ने सबसे पहले नॉन बैक्टीरियल पैथोजन को आइडेंटिफाई किया था, किसमें? टोबैको के प्लांट में। टोबैको माने तंबाकू। तंबाकू के पौधे में सबसे पहले इवानोव्स्की ने डिस्क्राइब किया था कि एक ऐसा पैथोजन मिला है जो बैक्टीरिया से रिजेंबल नहीं करता है, पर वो इन्फेक्शन कर रहा है। और वो इन्फेक्शन सिर्फ तंबाकू के पौधे में मिला, तंबाकू के बगल में लगे हुए दूसरे पौधों में नहीं पाया गया। तो वायरस क्या है? बड़ा स्पेसिफिक होता है। अगर तंबाकू को इन्फेक्शन कर रहा है तो वो आलू को नहीं करेगा,
आलू का पेड़ लगा होगा, तो बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है ये। तो इसीलिए अब आप यहाँ देख रहे हैं कुछ वायरल डिजीजेज हैं: स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लू, मिजल्स, मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स एंड शिगलेट, हेपेटाइटिस, हर्पीज और पोलियो, रेबीज, इबोला एंड हंटा फीवर। तो अभी हंटा वायरस जो आप सुनते हैं, ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। आप देख रहे हैं पिक्चर में। एचआईवी का देखिए ये है। आजकल आप कोरोना वायरस देख रहे हैं, ऑलमोस्ट इस तरह का ही दिखता है। फिर ये हेपेटाइटिस का है। इबोला वायरस ऐसा होता है। ये एडिनो वायरस है। ये इन्फ्लुएंजा फ्लू का, जो फ्लू होता है उसका वायरस है। ये रेबीज का वायरस है। रेबीज आपको मालूम है, डॉग के काटने से या किसी भी ऐसे पेट एनिमल के काटने से रेबीज हो जाता है। फिर ये बैक्टीरियोफेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है। ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को खाता है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि वायरस या तो एनिमल सेल को इफेक्ट करता है या प्लांट सेल को। यहाँ पे ये जो है, ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरिया को खाता है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है मालूम है आपको? गंगा के पानी में। गंगा का पानी हम पवित्र मानते हैं, हमारे माइथोलॉजी में है कि गंगा का पानी पवित्र होता है। हम पूजा पाठ हर जगह इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। इतनी सड़ी गली चीजें नदी में डालते हैं हम, और नदी के अंदर वाटर पानी जो है प्यूरिफाई हो जाता था। आजकल ये कंडीशन नहीं है, सिचुएशन नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है। पर एक समय में ये बैक्टीरियोफेज सारे बैक्टीरिया को खा जाता था और पानी को प्योर कर देता था। तो ये बड़ा स्पेसिफिक, बहुत पुराना वायरस है ये। फिर आप यहाँ देख रहे हैं और वायरसेस देख रहे हैं। रेट्रो वायरस है, ये पेपिलोमा वायरस है, ये हर्पीज का वायरस है। तो इस तरह से ये वायरसेस के स्ट्रक्चर है। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस। आपको बताया सबसे पहले इवानोस्की ने देखा था इसको टोबैको के प्लांट में, तंबाकू के पौधे में। तो ये कैसा होता है देखिए, इसमें एक ये आरएनए कोर पाया जाता है। ये गोल गोल आप देख रहे हैं, ये आरएनए है। ये जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो एक जनरेशन से कैरेक्टर्स को दूसरी जनरेशन तक ले जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैरेक्टर्स को ले जाता है। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो बाहर की तरफ आप लगे हुए देख रहे हैं, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है। इनको कैप्सिड भी कहते हैं, कवरिंग होती है। तो अगर आप देखें, अब वायरस के इन्फेक्शन की बात करें, तो अगर इसको हम किसी की बॉडी में डाल देंगे तो ये इन्फेक्शन नहीं करेगा, पर अगर इसको डाल देंगे कहीं बॉडी में तो ये इन्फेक्शन करेगा, क्योंकि इसने कैरी किए हुए हैं उन कैरेक्टर्स को जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो ये पैथोजेनिक क्या है? आरएनए, कवरिंग नहीं है पैथोजेनिक। ठीक है। अब वायरस की डिजीजेस में सिम्टम्स क्या होते हैं? फ्लू हो जाता है, फीवर हो जाता है, हेडेक, कफ, दर्द होता है। फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती है, डायरिया वगैरह। फिर रैशेज, स्नीजिंग, नाक बहती है, नाक में कंजेशन होता है। ये सारे आप सिम्टम्स देख रहे हैं। फिर आजकल अगर बात करें तो कोरोना वायरस की बात होती है बहुत ज़्यादा। ये थोड़ा सा हमने आपके में इंक्लूड कर दिया है। कोविड-19 कोरोना वायरस, इसके बारे में आप सब जानते हैं। आजकल तो इसकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए स्पाइक्स में ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे प्रोटीन मिल रहे हैं जिन्हें लिखा गया एम प्रोटीन। फिर उसके बाद एक ये स्ट्रक्चर है जिसे आपने देखा है, ये डाइमर है, हीमोग्लूटिन एस्टरेजेस डाइमर, ये डाइमर है। फिर इसमें एनवलप है, देखिए ये कवरिंग है, जो ये आपको चारों तरफ से कवरिंग दिखाई दे रही है गोल गोल, ये इसकी कवरिंग है। फिर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सिंगल हेलिकल कॉइल स्ट्रक्चर, जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं आरएनए और एन प्रोटीन। और ये जो है ये ई प्रोटीन, ये इसका पूरा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। एक्सटर्नली ये है
इंटरनली अगर इसको कट करके देखेंगे तो ये, तो पहले तो इसमें जो स्पाइक्स आप देख रहे हैं ये किसके बने हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के। ग्लाइको मीन्स होता है शुगर, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन आप जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की प्रोटीन्स लगी हैं, ये जाकर के चिपक जाती है बॉडी में, या ज्यादातर ये नाक के थ्रू जाता है, तो नाक में जाके म्यूकस में चिपक जाता है और उसके बाद ये मल्टीप्लाई करना शुरू होता है। मल्टीप्लिकेशन कहाँ से शुरू होता है, ये सबसे पहले इससे जाकर के चिपकता है स्पाइक से, फिर यहाँ से ये एनवलप को तोड़ देता है, एनवलप टूट जाता है, जो ये सर्कुलर एनवलप है ये टूट जाता है। उसके बाद उस एनवलप से जो यहाँ से टूटने के बाद ये आरएनए बाहर आ जाता है और आरएनए बॉडी में आके मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। आरएनए के मल्टीप्लिकेशन से कई सारे बहुत सारे कोरोना वायरस बन जाते हैं, क्योंकि इस आरएनए के अंदर क्या कैरेक्टर है, एक तो ये पैथोजेनिक है, इन्फेक्शन तो फैलाएगा, अपने जैसे बहुत सारे आरएनए बनाएगा, और जब बहुत सारे आरएनए बन जाएंगे तो बहुत सारी कवरिंग बनाएगा, और हर कवरिंग के अंदर एक आरएनए चला जाएगा और एक कंप्लीट कोरोना वायरस बन जाएगा। तो इस तरह से ये खाली कोरोना वायरस की बात नहीं, हर वायरस में ऐसा ही होता है। तो ये आज आपका था, ये तो आप जानते ही हैं, डोंट फॉरगेट टू वेयर अ मास्क, मास्क पहनना जरूरी है, डिस्टेंस रखना जरूरी है। तो ये आपका रहा बैक्टीरिया एंड वायरस के बारे में थोड़ा जानना, डिजीजेस क्या हैं, डिजीजेस पे एलर्जी क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या हैं, इनके बारे में आपने जाना। अब जब नेक्स्ट सेशन कल या परसों में हम लेंगे तो उसमें ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, दो चीजें पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी जा कैसे रही है और कौन सी बीमारियां जा रही है। दूसरा है प्रिवेंशन, क्या बचाव से हम, बचाव को अपना करके हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं, और वो कौन सी बीमारियां हैं जो प्रिवेंशन से ही रोकी जा सकती है, रोकथाम किया जा सकता है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगले उसमें। और ऐश्वर्या आपने जो पूछा है ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, वैसे जो आपने पूछा है सिफिलिस, ये डिजीज होती है। सिफिलिस जो होती है वो एक्चुअली में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है ये, बैक्टीरिया से होती है। हेलो, ट्रिपोनिमा पैलेडियम, सब स्पीशीज पैलेडियम ये है। इसकी आप देख रहे हैं 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में चांसेस, फिर सेकेंडरी में डिफ्यूज रेशेस, फिर लेटेंट में बाद में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। टर्सरी में देख रहे हैं आप नॉन कैंसरस ग्रोथ, सॉफ्ट ग्रोथ हो जाती है और बाद में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और कुछ हार्ट सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये जो डिजीज है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये देखिए बैक्टीरिया की है और इसका ट्रीटमेंट है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसके लिए अगर किसी व्यक्ति को होती है तो उसके लिए इसको मेडिकली चेक कराना पड़ता है। तो ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और ये वैसे तो रेयर डिजीज है, पर इसके लिए पेनिसिलियम दिया जाता है। इसका जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम दिया जाता है। इंजेक्शंस लगते हैं इसमें, पेनिसिलियम के इंजेक्शंस लगते हैं। पेनिसिलियम सबसे पुराना आपको बताया था एंटीबायोटिक है और आज भी सारी बीमारियों में कारगर है।